नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं सीटी 2024 राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमारे लिए एग्जाम के अंदर रामबाण साबित हो सके। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहद तरीके से कर रहे होंगे। बिल्कुल बेहद तरीके से करना भी आपको, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है साथियों। तो हम बात करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आज की सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन देखो कंफ्यूज कर देते हैं। पूछा है कि नहीं होते हैं, क्या पूछा है भाई साहब कि नहीं होते हैं। यानी अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे पशु मेले आयोजित होते हैं, उसके अंदर से भी सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। अब पूछा है कि कौन सा पशु मेला नागौर जिले के अंदर आयोजित नहीं होता है। क्या बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित नहीं होता है, वीर तेजा पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित नहीं होता है, या शिवरात्रि पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित नहीं होता है, या रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन बलदेव पशु मेले के बारे में। किसके बारे में देखे भाई साहब, बलदेव पशु मेले के बारे में। तो ये बलदेव पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है साहब, ये तो होता है कहाँ पे, नागौर के अंदर। कहाँ पे होता है बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित होता है। अब ये कब आयोजित होता है साहब, ये होता है चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक होता है। कब, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक आयोजित होता है। कौन सा मेला आयोजित होता है भाई साहब, बलदेव पशु मेला। और ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये होता है भाई साहब कहाँ पे, नागौर के अंदर। कहाँ पे आयोजित होता है, नागौर के अंदर आयोजित होता है। अब फिर आगे ऑप्शन पे देखे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के बारे में देखना है आपको कि वीर तेजा पशु मेला। कौन सा, वीर तेजा पशु मेला। अब ये वीर तेजा पशु मेला भी कहाँ पे आयोजित होता है भाई साहब, ये भी होता है नागौर के अंदर। कहाँ पे होता है, नागौर के अंदर। कौन सा मेला आयोजित होता है, वीर तेजा पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित होता है। और ये कब से कब तक होता है, भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर दसवीं तक। कब, भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर, भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर 10 तक कौन सा मेला आयोजित होता है, वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। और ये कहाँ पे होता है, नागौर के अंदर आयोजित होता है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन पूछा था पशु मेला नागौर में अंदर आयोजित नहीं होता है साहब। तो एक मेला है जो नागौर के अंदर आयोजित नहीं होता, कौन सा, शिवरात्रि पशु मेला। कौन सा, अरे भाई साहब शिवरात्रि पशु मेला है ना। अरे कौन सा मेला भाई साहब, शिवरात्रि पशु मेला। अब भाई साहब ये भी बताइएगा हमको कि शिवरात्रि पशु मेला है कौन सा, शिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है साहब, है ना। कहाँ पे आयोजित होता है, शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पे, करौली के अंदर। कहाँ पे आयोजित होता है, करौली के अंदर आयोजित होता है साहब, है ना। और फिर यहाँ पे आया है रामदेव पशु मेला। कौन सा, रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला भी कहाँ पे आयोजित होता है साहब, रामदेव पशु मेला आयोजित होता है नागौर के अंदर। कहाँ पे आयोजित होता है, नागौर के अंदर आयोजित होता है साहब। अब ये भी बताइएगा सर हमको कि रामदेव पशु मेला कब आयोजित होता है। तो माघ शुक्ल एकम से लेकर, कब से, माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक आयोजित होता है साहब। कब से कब तक, माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा मेला आयोजित होता है, रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। और ये कहाँ पे आयोजित होता है, नागौर के अंदर आयोजित होता है साहब। अब एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ, वह दिल व दिमाग के अंदर फिट कर लेना साथियों। अब बात यह है कि वीर तेजा पशु मेला है ना, कौन सा, वीर तेजा पशु मेला 2019 तक। कब तक, 2019 तक की बात करें ना अपन, ये राजस्व या आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला था। क्या, राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला था कौन सा, वीर तेजा पशु मेला, ना। अभी लेकिन वर्तमान समय के बारे में बात करें कि वर्तमान के अंदर राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है साहब। क्या, राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो है जसवंत पशु मेला। कौन सा, जसवंत पशु मेला है साहब। क्या, राजस्व या आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, जसवंत पशु मेला। और भाई साहब ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये होता है भरतपुर के अंदर। कहाँ पे, भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। ये दिल और दिमाग के अंदर फिट कर लेना। ये एग्जाम के अंदर आपको पूछेगा कि राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आपको बता देना है कि जसवंत पशु मेला है साहब। और ये कहाँ पे आयोजित होता है, भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। अब ये वीर तेजा पशु मेला नहीं, ये 2019 तक था। कब थे, 2019 तक था ये। चलो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे साहब। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आपके सामने, गांव में किस वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिये स्थापित किए जाते हैं, यह स्थान कहलाते हैं साहब? क्या गांवों के अंदर किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे स्थान पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिये स्थापित किए जाते हैं साहब? अब जो वह स्थान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्या देवरे कहते हैं, बडेर कहते हैं, या मंदिर कहते हैं, या थान कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? थान होगा साहब। क्या होगा? थान। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक यहाँ पे आया है बडेर। क्या आया है भाई साहब? यहाँ पर बडेर आया। अब बडेर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि बडेर होता है क्या है? बडेर आई माता का स्थान होता है। किसका? अरे भाई साहब, आई माता का स्थान होता है। किसका? आई माता का स्थान होता है। क्या होता है? आई माता का स्थान। आई माता का स्थान बडेर होता है। और गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर बने रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिये, उसको क्या कहते हैं? उसको थान कहते हैं साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में खत्ता तैयार करने वाली जनजाति है। अब अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी जनजातियां निवास करती है साहब, है ना? जैसे बेल जनजाति निवास करती है, और खतौड़ी जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति निवास करती है, मीणा जनजाति निवास करती है। विभिन्न प्रकार की जनजातियां अपने राजस्थान के अंदर निवास करती है साहब, है ना? आप देखो क्वेश्चन पूछा है कि खत्ता तैयार करने वाली, क्या खत्ता तैयार करने वाली जनजाति है साहब? क्या? ऑप्शन ए भील है, ऑप्शन बी मीणा है, ऑप्शन सी गरासिया है, या ऑप्शन डी खतौड़ी है साहब? तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो हो जाएगी भाई साहब कौन सी? खतौड़ी जनजाति हो जाएगी साहब। खतौड़ी जनजाति हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी भाई साहब? खतौड़ी जनजाति हो गई साहब, है ना? अब खतौड़ी के बारे में देखें ना अपन कि खतौड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की थी साहब, है ना? मूलतः कहाँ की थी? मूलतः थी खान देश की। कहाँ की? खान देश। और ये खान देश कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है साहब। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। एक खतौड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की थी? खान देश की। और खान देश कहाँ पर है भाई साहब? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है भाई साहब? महाराष्ट्र के अंदर है। अब ये खतौड़ी जनजाति है ना साहब, क्या खतौड़ी जनजाति ये कहीं पर तो निवास करती है ना साहब, कहीं पर तो निवास करती है। इनका घर भी होगा, तो इनके घर को क्या कहा जाता है? क्या जो खतौड़ी जनजाति है, खतौड़ी जनजाति के घर को कहा जाता है खोलरा। अरे क्या कहा जाता है? खतौड़ी जनजाति के घर को, खतौड़ी जनजाति के घर को खोलरा कहा जाता है। और खतौड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है ना साहब, क्या? अरे भाई साहब मुखिया। अरे मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया को कहते हैं नायक। अरे क्या कहते हैं मुखिया को? मुखिया को नायक कहते हैं साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक किस दुर्ग में संपन्न हुआ था साहब? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? महाराणा उदय सिंह थे। कौन थे? महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, क्या राज्याभिषेक किस दुर्ग के अंदर संपन्न होता है साहब, है ना? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। तो क्या ऑप्शन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होता है, ऑप्शन बी सज्जनगढ़ दुर्ग के अंदर होता है, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है भाई साहब, है ना? या ऑप्शन डी सिवाना दुर्ग के अंदर होता है साहब। कहाँ पे होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा साहब, है ना? इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा बोलिए मित्रों? तो भाई साहब कौन सा होगा? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना भाई साहब, है ना, उसके अंदर राज्याभिषेक होता है। किसका राज्याभिषेक होता है? महाराणा उदय सिंह का। किसका? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना भाई साहब, ये कहाँ पे बना हुआ है? ये अपने राजस्थान के अंदर एक सुंदर सा जिला है। कौन सा? राजसमंद जिला। कौन सा जिला है भाई साहब? राजसमंद जिला है। और राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसके आधुनिक निर्माता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा था साहब। कौन था? राणा कुंभा था। और इसकी श्रेणी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? तो ये देखो गिरी श्रेणी का भी और पारिद श्रेणी का भी। कौन सी? गिरी श्रेणी और पारिद श्रेणी का दुर्ग भी कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बहुत बार चर्चा कर चुके हैं साहब इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर तो आप ही बताओगे साहब, है ना? क्या बताओगे? इसका राइट आंसर आप ही बता दोगे। हाँ बिल्कुल, है ना?
जो अभी अपन ने देखा ना महाराणा उदय सिंह, क्या देखा था, महाराणा उदय सिंह, इसके पिता कौन थे, क्या महाराणा उदय सिंह है। महाराणा उदय सिंह के पिता तो थे कौन, सांगा। कौन थे रे भाई साहब, महाराणा उदय सिंह के पिता सांगा थे। और माता कौन थी, माता हाडी करमावती थी। कौन थी, हाडी करमावती। कौन थी भाई साहब, हाडी करमावती थी साहब। कौन थी, हाडी करमावती। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए साहब, क्या आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह के पिता कौन थे, राणा सांगा थे। और माता कौन थी, माता हाडी कर्मावती थी। अब ये हाडी कर्मावती ना, इसके नाम भी आ गए, तो इनके बारे में भी देखे ना, तो हाडी रानी के नेतृत्व में, क्या हाडी रानी के नेतृत्व के अंदर चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा होता है साहब, जल्दी से बता दीजिएगा कि हाडी कर्मावती के नेतृत्व के अंदर कौन सा शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का। अरे भाई साहब जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा शाखा होता है, तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है साहब। कौन सा, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है साहब, है ना, क्या होता है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व के अंदर होता है भाई साहब, कर्मावती के नेतृत्व के अंदर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया था पहले, है ना, हाँ बिल्कुल, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। ऑप्शन ए मारो गोरबंद नखराड़ो, ऑप्शन बी मारे बरसानेरी मुमल, ऑप्शन सी मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी, ऑप्शन डी मारी सवा लाकरी लूम गुम गए हिंडोनी। बताइएगा साहब, है ना। अरे बिल्कुल साहब, आंसर आने लग गए सब, क्या ना, कौन सा, ऑप्शन सी मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। कौन सा, मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। ये लोकगीत है, ये लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं साहब। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध भगवान मत्स्य अवतार से माना जाता है साहब। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर छपने वाला भी क्वेश्चन है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, क्या कौन सी जनजाति का संबंध मत्स्य अवतार से, किससे, मत्स्य अवतार से है। अब क्या, भेल जनजाति का, ऑप्शन बी मीणा जनजाति, ऑप्शन सी गरासिया जनजाति, ऑप्शन डी सहरिया जनजाति साहब, है ना। तो कौन सा होगा भाई साहब, इसके अंदर मीणा होगा। कौन सा, मीणा जनजाति होगी। जो मीणा जनजाति है ना भाई, है ना, इसका अवतार माना जाता है भगवान मत्स्य अवतार से, है ना, किससे, भगवान मत्स्य अवतार से इनका जन्म माना जाता है साहब, है ना। यानी मीणा की उत्पत्ति किससे हुई है ना, मीणा की उत्पत्ति के बारे में ध्यान आपको होना चाहे। जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है भाई साहब, ना भगवान मीन से बताई गई। किससे, भगवान मीन से, किससे बताई गई है भाई साहब, भगवान मीन से मीणाओं की उत्पत्ति बताई गई है साहब, ना। और मीणा का एक ग्रंथ है, क्या है भाई साहब, ना, मीन पुराण। किस ग्रंथ से, मीन पुराण, मीन पुराण से, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, एकलिंग जी का लक्कुलिस मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे है लक्कुलिस, है ना, नकुलिस नहीं है, लक्कुलिस है। कौन सा है भाई साहब, यहाँ पे लक्कुलिस है। थोड़ा ध्यान रखना, टाइप राइटर ने क्या है, गलती कर दी है ना। एकलिंग जी का लक्कुलिस मंदिर कहाँ स्थित है, क्या अहाड़ के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी नागदा के अंदर स्थित है, ऑप्शन सी कैलाशपुरी के अंदर स्थित है, और ऑप्शन डी बारडोली के अंदर स्थित है। अब ये यहाँ पे बाबूलाल जी बेटे नहीं करे कि सर आज तो वापस हमारे गांव का नाम आ गया कैलाशपुरी ना। अरे सर ये कैलाशपुरी आपका गांव नहीं है सर, थोड़ा ध्यान रखा करें ना। अब एकलिंग जी के बारे में बात करें ना भाई साहब, किसके बारे में, एकलिंग जी के बारे में। अब एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे, आहड़ के अंदर है, नागदा के अंदर है, कैलाशपुरी के अंदर है, या बारडोली के अंदर है। अब जो एकलिंग जी का मंदिर है भाई साहब ने, किनका, एकलिंग जी का मंदिर यह है कैलाशपुरी नागदा। कहाँ पे, कैलाशपुरी नागदा। और ये नागदा कहाँ पे भाई साहब, ये नागदा है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है साहब। इनका मंदिर बना हुआ है, एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। और क्या बात याद रखनी है कि एकलिंग जी का मंदिर है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब, तो किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा। अरे भाई साहब किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका करवाया जाता है भाई साहब, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और ये पशुपतनाथ, किसका, पशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। क्या, पशुपत संप्रदाय की, पशुपति संप्रदाय की प्रधान प्रमुख पीठ है। क्या है, प्रमुख पीठ है साहब। कौन सी है भाई साहब, है ना,
कौन सी है? एक लिंग जी का मंदिर है साहब, किसका? पशुपति संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो आपको बताना है एक लिंग जी का मंदिर है, जो कहाँ पे बना हुआ है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर बना हुआ है साहब, है ना। अब फिर यहाँ पे आ गया, क्या नाम आया यहाँ पे? पशुपात संप्रदाय। कौन सा? पशुपात संप्रदाय का नाम आ गया साहब, है ना। किसका? पशुपात संप्रदाय का नाम आ गया। अब पशुपात संप्रदाय ना कौन सा, क्या हो गया? बिल्कुल, पशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है किसकी? पशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब ये पशुपात संप्रदाय ने क्या? पशुपात संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? पशुपात संप्रदाय। अब इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। अब क्या ध्यान रखोगे? क्या ध्यान रखना है पशुपात संप्रदाय के? कि इसके संस्थापक कौन थे? क्या इसके संस्थापक के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि पशुपात संप्रदाय के क्या संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे लकुलिस। कौन थे? भगवान लकुलिस। कौन थे? भगवान लकुलिस। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है साहब ना? क्या चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? क्या ब्रह्मा जी के मंदिर को जाना जाता है? ऑप्शन बी, करणी माता के मंदिर को जाना जाता है, या महावीर जी के मंदिर को जाना जाता है, या भाई साहब शिव जी के मंदिर को जाना जाता है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है भाई साहब, है ना? जल्दी से बता दीजिएगा कि चूहों के कारण क्या, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा? ऑप्शन बी होगा इसके अंदर। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। किसको? जो करणी माता है ना भाई साहब, करणी माता के मंदिर को जाना जाता है। किसको? करणी माता के मंदिर को चूहों के कारण जाना जाता है। और एक करणी माता का मंदिर है, कहाँ पे बना हुआ है? देशनोक के अंदर। कहाँ पे भाई साहब? देशनोक के अंदर है। और ये देशनोक कहाँ पे? देशनोक कहाँ पे भाई साहब? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे? देशनोक, देशनोक के बीकानेर के अंदर साहब, है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे? ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर बना हुआ है। श्री महावीर जी का मंदिर करौली के अंदर बना हुआ है। शिव जी का मंदिर तो बहुत सारे साहब, क्या शिव जी के मंदिर तो बहुत सारे बने हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है साहब? क्या रामदेव जी को पूजा जाता है, या तेजा जी को पूजा जाता है, या पाबू जी को पूजा जाता है, या जसनाथ जी को पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है किसको? पाबू जी को। अरे भाई साहब, किसको पूजा जाता है? किसको? पाबू जी को पूजा जाता है। अब पाबू जी के बारे में बात करें भाई साहब अपन, है ना, किनके बारे में? पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1299 विक्रम संवत। कब है? 1299 विक्रम संवत को पाबू जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? 1299 विक्रम संवत। अरे विक्रम संवत है, क्या ध्यान रखना है? विक्रम संवत लिखा, यहाँ पर सन नहीं लिखा। 1299 विक्रम संवत को पाबू जी का जन्म होता है। और ये कहाँ पे होता है भाई साहब? कोलुमंड गांव के अंदर। कहाँ पे? कोलुमंड गांव के अंदर। कोलुमंड गांव के अंदर होता है। कहाँ पे? कोलुमंड गांव के अंदर पाबू जी का जन्म होता है। और पिता के बारे में भी ध्यान रखना है भाई साहब आपको कि पाबू जी के क्या पापा कौन थे? क्या पाबू जी के पिताजी कौन थे भाई साहब? पिताजी थे दांदल जी। अरे कौन थे? पिता कौन थे पाबू जी के? पाबू जी के पिता थे कौन? दांदल जी साहब। कौन थे? दांदल जी साहब। कौन थे? दांदल जी पाबू जी के पिता थे। क्या थे? पाबू जी के पिता दांदल थे, है ना, दांदल जी। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की मातृभाषा है, जो अपना प्यारा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है ना, इसकी मातृभाषा कौन सी है? क्या राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? क्या हाड़ौती है? ऑप्शन बी मारवाड़ी है, ऑप्शन सी राजस्थानी है, ऑप्शन डी मेवाड़ी है। बताइएगा राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सी है? जो अपना प्यारा राजस्थान है, अपने प्यारे राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है साहब। कौन सी है? राजस्थानी है साहब, है ना। यानी जो अपना प्यारा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, इसकी मातृभाषा है कौन सी? राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी मातृभाषा है। हाँ, स्पीड थोड़ी तेज है, स्पीड तेज है। ओ धीरे कर लेंगे, अपने हाथ की बात है, स्पीड तेज है तो।
अरे पहले बोलना चाहिए कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हो, थोड़ा धीरे पढ़ाओ ना। अच्छा, कोई ना, सुना देते हैं। खुणा आपा ध्यान राखणो, खुणा आपा ध्यान राखणो, मायड़ बासारो मान राखणो, रणो खटाई मुल्क में पण दिल में राजस्थान राखणो, पण दिल में राजस्थान राखणो। अब कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर बना हुआ है? क्या ऑप्शन? सीकर के अंदर, ऑप्शन बी जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन डी सॉरी सी उदयपुर के अंदर, या ऑप्शन डी डूंगरपुर के अंदर। अब अपने राजस्थान के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, किसका? खाटू श्याम जी का। किनका? खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है। अब खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? क्या खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? तो यह है सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है साहब, है ना। अब स्पीड ठीक है? हाँ, अब तो ठीक ही रहेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, जो अपने राजस्थान के अंदर आदिवासी होते हैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? क्या बेणेश्वर के अंदर लगता है, करणी माता का मेला लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, या खाटू श्याम जी का मेला लगता है साहब, है ना। अब राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, क्या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला। और ये कहाँ पे लगता है भाई साहब? बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है, सोम माई जाकम नदी के संगम पर। कौन से? सोम माई, और एक नदी कौन सी रह गई? जाकम। सोम माई जाकम नदी के संगम पर लगता है साहब। क्या सोम माई जाकम नदी के संगम पर लगता है? किनका? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है साहब। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बहुत बढ़िया ना। बेणेश्वर मेला लगता है कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है साहब, है ना। और ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है कब? माघ पूर्णिमा को। मेला कब लगता है भाई साहब? मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कौन सा? बेणेश्वर मेला। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर के अंदर। और सोम माही जाखम नदी के संगम पर लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, करणी माता का मेला बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? अभी देखा था अपन ने, करणी माता बीकानेर के अंदर है। बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पे लगता है? बाबा रामदेव जी का मेला रूणीजा जैसलमेर के अंदर लगता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर के अंदर लगता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? क्या काष्ठ कला है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। कौन सा? बस्सी चित्तौड़गढ़। क्या है भाई साहब? बस्सी चित्तौड़गढ़ क्या है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र क्या है? काष्ठ कला का, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र क्या है भाई साहब? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है भाई साहब बस्सी चित्तौड़गढ़ भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या भाई साहब? थेवा कला, थेवा कला के लिए अपना राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, या उदयपुर प्रसिद्ध है, या जैसलमेर प्रसिद्ध है, या बाड़मेर प्रसिद्ध है? बहुत अच्छे, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। क्या प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, उदयपुर प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है, या बाड़मेर प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया ना। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा? बहुत बढ़िया। कौन सा है भाई साहब? प्रतापगढ़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। कौन सा? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला है। किसके लिए? थेवा कला के लिए। किसके लिए? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा के समीप, किसके समीप? नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव। क्या नाथद्वारा है? अपने राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर नाथद्वारा है। अब नाथद्वारा के समीप एक गांव है। कौन सा? मोलेला गांव। कौन सा गांव है? मोलेला गांव। अब मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? क्या उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, या ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है साहब, है ना। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के समीप जो मोलेला गांव है ना, कौन सा? मोलेला गांव, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोलेला गांव। और ये मोलेला गांव कहाँ पे? भाई साहब ये मोलेला गांव है राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ पे?
राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ पे भाई साहब? मोलेला गांव। मोलेला गांव राजसमंद जिले के अंदर है। और ये नाथद्वारा बहुत ही धार्मिक नगरी है साहब, है ना। किस क्या है? धार्मिक नगरी, श्री नाथ जी की नगरी। कौन सा? नाथद्वारा साहब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? कौन सा? रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है, या सिरोही के अंदर है, या जयपुर के अंदर है, या पाली के अंदर है? जल्दी से बता दीजिएगा, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है साहब? क्या रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे है? बहुत बढ़िया। क्या बाड़मेर में नहीं, सिरोही में नहीं है, जयपुर में नहीं है, तो कहाँ पे है? पाली के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? पाली के अंदर। अब देखो अपन बात करें किसके बारे में? रणकपुर के बारे में। रणकपुर का जैन मंदिर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साहब ने। यहाँ इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है। क्या? रणकपुर जैन मंदिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे है? ये बना हुआ है पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली के अंदर है। और किस नदी के तट पर बना हुआ है? एक नदी है मथई नदी। कौन सी? मथई नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? मथई नदी के तट पर। और यहाँ पर कुल खंबे के बारे में पूछा जाता है कि कुल खंबे कितने हैं भाई साहब, ना? कितने? 1444 खंबे। कितने खंबे? 1444 खंबे हैं। और इसके निर्माण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कौन सा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो निर्माण करवाया जाता है दारणक शाह के द्वारा। किसके द्वारा? दारणक शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है? दारणक शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्या? देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्या किराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है, या आबू पर्वत सिरोही के अंदर स्थित है, या बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है, या सोजत पाली के अंदर स्थित है साहब, है ना। तो देलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में पूछा है भाई साहब कि देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? किराड़ू बाड़मेर के अंदर तो नहीं साहब। किराड़ू बाड़मेर के अंदर तो राजस्थान का खजुराहो है। क्या है? राजस्थान का खजुराहो। कहाँ पे? किराड़ू बाड़मेर के अंदर है साहब। तो कहाँ पे? आबू पर्वत सिरोही, या बस्सी जयपुर, या सोजत पाली? बताइएगा भाई साहब, है ना। क्या राइट आंसर होगा? अरे बहुत बढ़िया, आबू पर्वत सिरोही, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत सिरोही। अबे देलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। ये कितने मंदिरों का समूह है? कुल 5 मंदिरों का समूह। कुल 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है भाई साहब? कुल 5 मंदिरों का समूह। अब देखो यहाँ पे कुल कितने मंदिर आ गए? 5 मंदिर आ गए। अब सर ये 5 मंदिर कौन कौन से हैं? इनके बारे में भी तो हमको बताओ ना कि कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं साहब, है ना। अब इनके बारे में देखें तो एक मंदिर बना हुआ है विमल वसई। कौन सा? विमल वसई मंदिर। कौन सा? विमल वसई मंदिर बना हुआ है। और कौन कौन सा? एक बना हुआ है लूण वसई। कौन सा? लूण वसई मंदिर। कौन सा बना हुआ है? एक तो है विमल वसई, एक है लूण वसई, एक है भीमाशाह। कौन सा रे भाई साहब? भीमाशाह मंदिर। कौन सा मंदिर? भीमाशाह। इसके अलावा और कौन कौन से मंदिर बने हुए? एक मंदिर बना हुआ है पार्श्वनाथ का। किनका? पार्श्वनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ मंदिर है। और अंतिम रह जाता है महावीर मंदिर। कौन सा? महावीर मंदिर भाई साहब, है ना। कौन सा मंदिर है भाई साहब? महावीर मंदिर। यानी कुल कितने मंदिरों का समूह है? कुल 5 मंदिरों का समूह है। कौन कौन से मंदिर है? विमल वसई, लूण वसई, भीमाशाह, पार्श्वनाथ और महावीर मंदिर। कुल 5 मंदिरों का समूह कौन सा? देलवाड़ा के जैन मंदिर। और ये कहाँ पे? आबू पर्वत, जो कहाँ पे? सिरोही के अंदर है साहब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द गोल्डन फोर्ट। क्या? द गोल्डन फोर्ट किस जिले को कहा, सॉरी किस किले को कहा जाता है? क्या? गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? क्या गागरुन दुर्ग को कहा जाता है, या बीकानेर का किला को कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है, या भाई साहब लोहागढ़ को कहा जाता है? क्या? लोहागढ़ को कहा जाता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। कौन सा होगा? जैसलमेर का किला। अरे भाई साहब कौन सा किला? जैसलमेर का किला है ना भाई साहब। इसको द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जैसलमेर का किला है ना, इसको सोनारगढ़ कहा जाता है। क्या? सोनारगढ़। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़। और ये कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। इस वजह से इसको जैसलमेर का किला भी कहते हैं ना। अब निर्माण के बारे में ध्यान रखना है कि जैसलमेर का किला है,
जैसलमेर के किले का निर्माण जेसल भाटी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? जेसल भाटी के द्वारा करवाया जाता है। किस श्रेणी का दुर्ग है भाई साहब? ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का? दानवन श्रेणी का दुर्ग। किस श्रेणी का दुर्ग है भाई साहब? दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। और सोनारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि घोड़ा कीजिए काट का, फग कीजिए पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद ते पहुंचे जैसाण। चलो आगे बढ़ते। गागरून का किला झालावाड़ के अंदर है। बीकानेर का किला बीकानेर के अंदर। लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है साहब। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है? अब अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे दुर्ग बने हुए हैं। क्या? अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे दुर्ग बने हुए। अब क्वेश्चन पूछा है किस दुर्ग का, क्या किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग, क्या किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? क्या कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? क्या आमेर का, या कुंभलगढ़ दुर्ग, या रणथंभौर दुर्ग, या जालोर दुर्ग? साहब जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग रे भाई साहब? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। अब बात करें अपन किसके बारे में? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कटारगढ़ दुर्ग है ना, इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहते हैं भाई साहब? मेवाड़ की तीसरी आंख। मेवाड़ की तीसरी आंख किसको कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं भाई साहब, है ना। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना भाई साहब, क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है, किसके? आधुनिक निर्माता। क्या? आधुनिक निर्माता। आधुनिक निर्माता कौन है? तो आधुनिक निर्माता है राणा कुंभा। अरे भाई साहब कौन है? राणा कुंभा। हाँ बिल्कुल। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल, है ना, राजसमंद के अंदर ही। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? अब बनी ठनी का एक चित्र बना हुआ है। कौन सा? बनी ठनी। कौन सा चित्र बना हुआ है भाई साहब? बनी ठनी चित्र बना हुआ है। अब ये किस शैली का है? क्या बीकानेर शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, कोटा शैली का है, या उदयपुर शैली का है? अरे कौन सी शैली का है? किशनगढ़ शैली का है साहब। किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। कौन सा? तो किशनगढ़ शैली का चित्र है। कौन सा? बनी ठनी। बनी ठनी का चित्र है। ये कौन सी शैली का है? ये किशनगढ़ शैली का है। अब बात करें अपन बनी ठनी के बारे में। किसके बारे में? बनी ठनी के बारे में बात कर लेते हैं साहब अपन, है ना, कि बनी ठनी है। बनी ठनी के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साहब। अबे बनी ठनी है ना भाई साहब, ये मूलतः कौन थी? क्या मूलतः कौन थी? तो ये है कौन? रसिक प्रिया। कौन थी? रसिक प्रिया। कौन थी रे भाई साहब? बनी ठनी। बनी ठनी थी रसिक प्रिया बनी ठनी थी, है ना। और ये कहाँ की निवासी थी? क्या बनी ठनी कहाँ की थी? अंतपुर दिल्ली की थी। कहाँ की? अंतपुर दिल्ली की थी साहब। कहाँ की थी? दिल्ली की थी साहब। कहाँ की थी? अंतपुर दिल्ली की थी। कौन? बनी ठनी। और क्या याद रखना है कि ये बनी ठनी है ना, ये क्या कार्य करती थी? ये गायन का कार्य करती थी। क्या? गाने गाती थी साहब। गायन का कार्य। क्या कार्य करती थी साहब? बनी ठनी। बनी ठनी गायन का कार्य करती थी। और कहाँ पे गाती थी? ये है ना नागरीदास की प्रेमिका थी। क्या? बनी ठनी नागरीदास की प्रेमिका। नागरीदास की प्रेमिका थी, लवर थी साहब इनकी। किनकी? नागरीदास की। नागरीदास की लवर कौन थी? नागरीदास की लवर थी बनी ठनी। कौन थी? बनी ठनी थी। अब आप सोच रहे हो सर कि बनी ठनी का चित्र सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या सर्वप्रथम चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या बनी ठनी का सर्वप्रथम चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। किसके द्वारा? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाए जाते। किसके द्वारा? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा सर्वप्रथम बनी ठनी का चित्र बनाया जाता है। अब और क्या याद रखने बनी ठनी से संबंधित हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब है 5 मई 1973। एक डेट याद रखनी है, 5 मई 1973। क्या याद रखोगे? 5 मई 1973 को बनी ठनी के ऊपर, किस पे? बनी ठनी पर। क्या बनी ठनी पर क्या किया जाता है? डाक टिकट जारी। क्या किया जाता है? डाक टिकट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया जाता है। और ये कब किया जाता है? 5 मई 1973। कब? 5 मई 1973 बनी ठनी पर डाक टिकट जारी
किया जाता है साहब, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला कहलाती है। अब जो मिट्टी की मूर्तियां होती है ना भाई साहब, कौन सी मिट्टी की मूर्तियां, उनको आग के अंदर पकाकर, क्या आग के अंदर पकाकर तैयार की जाती है। अब वो पकाकर तैयार की जाती है ना, तो उस कला को क्या कहते हैं? क्या थेवा कला कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं, टेराकोटा या मुनवती कला कहते हैं साहब? बताइएगा कौन सी कला है साहब, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सी? टेराकोटा। अरे कौन सी कला है? टेराकोटा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहते हैं? क्या भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहते हैं? क्या हवा महल को, सॉरी ताजमहल को कहते हैं, हवा महल को कहते हैं, विजय स्तंभ को कहते हैं, कीर्ति स्तंभ को कहते हैं? तो भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहते हैं विजय स्तंभ को। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को। और ये विजय स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है? यह बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है साहब। विजय स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और हम बात करें ना विजय स्तंभ के बारे में, तो ये क्यों बनवाया जाता है? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कब? मालवा विजय के, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कब? मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर कौन सा स्तंभ बनाया जाता है? विजय स्तंभ बनाया जाता है। और निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब, है ना? क्या निर्माण? निर्माण से भी पूछा जा सकता है आपको कि जो विजय स्तंभ है भाई साहब, क्या विजय स्तंभ, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो निर्माण करवाया जाता है राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाया जाता है। और इसके निर्माण के अंदर, क्या इसके निर्माण के अंदर कितना समय लगा? तो इसका निर्माण के अंदर समय लगता है 1440 से 1448, है ना। निर्माण अवधि, निर्माण की अवधि कितनी थी? 1440 से 1448 की अवधि के अंदर विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ। और इसके अंदर कुल खर्चा कितना आता है साहब? क्या कुल लागत कितनी है साहब? की कुल लागत कितने रुपए के खर्चे के अंदर विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ? तो भाई साहब 90 लाख में। कितने लाख मेरे भाई साहब? 90 लाख रुपए लगे थे विजय स्तंभ को बनाने के अंदर। इतने समय पुराने की बात है, कब के? 1440 की बात है ना। कब की? 1440 की बात है, जब विजय स्तंभ को बनाने के अंदर 90 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब वर्तमान के अंदर आप सोचिएगा कि विजय स्तंभ बनवाए तो कितने का खर्चा आएगा साहब? अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा साहब। अब ये विजय स्तंभ है ना, क्या विजय स्तंभ ये कितने मंजिला है? 9 मंजिले। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है साहब। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। कितने मंजिला है विजय स्तंभ? विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ ये भी कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। हवा महल कहाँ पे? जयपुर के अंदर बना हुआ है। ताजमहल आगरा के अंदर बना हुआ है साहब। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का विकास किस काल में माना जाता है? अब देखो मंदिर, अपने राजस्थान में बहुत सारे मंदिर बने हुए। अब ये मंदिर बने, क्या मंदिर बने? राजस्थान के अंदर बहुत सारे मंदिर बनते। क्या बनते हैं? बहुत सारे मंदिर बनते। अब मंदिरों का सर्वाधिक विकास किस काल के अंदर हुआ? क्या मौर्य काल के अंदर, पाषाण काल के अंदर, या गुप्त काल के अंदर, या मुगल काल के अंदर? तो कब होता है? गुप्त काल के अंदर। अरे कब होता है मंदिरों का सर्वाधिक विकास? मंदिरों का सर्वाधिक विकास होता है गुप्त काल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो समाप्त, है ना। तो सभी प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। धन्यवाद।